अच्छा, वी आर डूइंग May 2021 वेरिएंट 22 और दिस इज पेपर 2। पेपर 2 करने के लिए कितना टाइम अलाउड होगा हमारे पास? पेपर 2 करने के लिए हमारे पास होगा 1 hour and 30 minutes। तो इन टोटल बन गया ये कितने मिनट्स? 90 मिनट्स। ठीक है, पेपर 2 के लिए मेरे पास होंगे 90 मिनट्स, जिसमें मेरे पास 2 शीट्स ऑफ पेपर होंगे। बेसिकली एक इंसर्ट होगा। इंसर्ट इज बेसिकली जिसपे आपका केस लिखा होता है ना, केस स्टडी। जो केस लिखा होता है उस केस को कहते हैं बेसिकली इंसर्ट। तो एक आपके पास इंसर्ट शीट होगी जब आप पेपर दे रहे होगे, और सेकंड आपके पास होगा उसका क्वेश्चन पेपर, द केस स्टडी पेपर। और क्वेश्चन पेपर कितने, हाउ मेनी क्वेश्चन डू वी हैव इन पेपर 2? इन पेपर 2 हमारे पास टोटल 4 क्वेश्चन होंगे। सही है, 4। और कितने करने होंगे? चारों करने होंगे। क्या कोई चॉइस है पेपर 2 में? सो नो, देयर इज नो चॉइस। और देखो किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, देखा हुआ है तुम लोगों ने, बट स्टिल एक दफ़ा मैं रिवाइज करा रहा हूँ ताकि स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो। क्वेश्चन 1 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ए पार्ट जो कि 8 मार्क का होगा, और बी पार्ट जो कि 12 मार्क का होगा। इस तरह मतलब वन क्वेश्चन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए विल बी ऑफ 8 मार्क्स, पार्ट बी विल बी ऑफ 12 मार्क्स। सही है। और इस तरह के कितने क्वेश्चन होंगे? 4। यानी कि क्वेश्चन 1 2 3 4 डिवाइडेड इनटू ए पार्ट एंड बी पार्ट, दैट इज 8 मार्क एंड 12 मार्क। तो इन टोटल हो गया मेरे पास 80 मार्क्स। पेपर 2 होगा मेरा टोटल 80 मार्क्स का, और इस 80 मार्क के एग्जाम के लिए मेरे पास जो टाइम अलाउड है वो अलाउड है 1 hour and 30 minutes। ठीक है, तो अगर 90 मिनट्स में मुझे 4 क्वेश्चन करने हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए क्या करना है, इसमें केस भी रीड करना है, और केस की लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 2 पेजेस। अब जैसे ये जो केस आया है ये है 1.5 पेज का, तो केस की लेंथ मैक्सिमम लेंथ होगी 2 पेजेस तक। ठीक है, तो अगर इन 90 मिनट्स को हम प्लान करें, क्योंकि देखो एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, और 90 मिनट्स का अगर टाइम है ना, तो फर्स्ट मैक्सिमम, वैसे अगर एक पेज पढ़ने के लिए आप 6 मिनट्स लगाओ ना, 6 मिनट्स, 6 मिनट्स इज अ गुड टाइम टू रीड 2 पेजेस। 2 पेजेस आप 2 मिनट में भी रीड कर सकते हो अगर आप रीडिंग स्पीड में करते हो तो। लेकिन हम रुक रुक के करेंगे, हम ऐसे रीड करेंगे कि वी कैन एक्चुअली रिटेन द फैक्ट्स, द स्टोरी, द प्रोडक्ट, केस क्या है। क्योंकि जो भी बिजनेस की आपको सिचुएशन सुनाएगा ना केस में, तो ऑब्वियसली इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस। अब जैसे ये क्या है, तंदीप टॉयज। सो द जैसे ही टॉयज टॉयज का नाम आप लोग सुनो तो यू कैन एक्चुअली विजुअलाइज के मे भी बच्चों के लिए जो है वो टॉय टॉय शॉप टाइप चीज़ है कुछ। और जितना हम बिजनेस को, रियल बिजनेस विजुअलाइज करके इसको केस को रीड करेंगे, उतना हमारा आंसर राइटिंग में डिफरेंट खुद ब खुद सीन बेहतर हो जाएगा। सही है। सो 90 मिनट्स हैं, आइडियली 6 to 7, फर्स्ट 6 to 7 मिनट्स आपका रीडिंग टाइम होना चाहिए। और जो राइटिंग स्पीड है ना, राइटिंग स्पीड वो होनी चाहिए 1 मिनट, 1 मिनट पर मार्क। आइडियल राइटिंग स्पीड जो है ना, यानी अगर आप 8 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हो तो 8 मिनट्स, 12 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हो तो 12 मिनट्स, 1 मिनट पर मार्क की राइटिंग स्पीड मैं कह रहा हूँ। लेट्स से आप क्वेश्चन नंबर 1A अगर आप अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में, तो जैसे ही आप क्वेश्चन 1A पे जाओ तो यू शुड नो कि आपको इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 1A पे 8 मिनट से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्ट बहुत स्लो 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 करते हैं, और फिर जैसे जैसे आगे जाते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते उनकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर क्वेश्चन 2 में तो पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से। फिर 3 और 4 में एक अलग स्पीड होती है। रिलेट कर पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? समझ आ रहा है ना? तो ऐसे नहीं करना होता, आपको एवरेज स्पीड अच्छी रखनी होती है, एंड यू हैव टू जस्ट गिव इक्वल टाइम टू एवरी क्वेश्चन। सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू में आप स्लो चल रहे हो और फिर एंड में आप स्पीड तेज कर रहे हो, तो वो फिर ओवरऑल पेपर अच्छा नहीं होता उससे। सही है। अच्छा खैर, 6 to 7 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम एंड देन 1 मिनट पर मार्क की राइटिंग स्पीड, तो जिसका मतलब है 80 मार्क के लिए आई कैन इन्वेस्ट 80 मिनट्स द राइटिंग टाइम। सही है। तो राइटिंग स्पीड आपको पेपर 2 में चाहिए होती है फास्ट, क्योंकि अगर आप 12 मार्कर छोड़ के आ रहे हो, 8 मार्कर छोड़ के आ रहे हो, तो वो तो बिल्कुल ही सजेस्टेड नहीं है। पेपर पूरा करना है, चाहे एक आध क्वेश्चन आपको टफ लगे, एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें लिखा नहीं जा रहा, बट स्टिल आप टाइम इक्वल ही दोगे। कुछ बच्चे होते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है तो वो 8 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए उन्होंने 15 मिनट लगा दिए, और फिर बाद में टाइम ही नहीं बचा। तो ये सब ख्याल रखना शुरू से कि आप उतना ही टाइम 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा सकते। स्पीड रखो, भले मुश्किल है तो भी स्पीड रखो, खैर हो गई। सही है।
और क्या ऐसा हो सकता है, एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि आप जब क्वेश्चन करने बैठो, एग्जाम करने बैठो, तो आपको कुछ भी मुश्किल ना लगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि आप एग्जाम देने बैठो और कुछ भी मुश्किल ना लगे, मतलब सब इजी, मतलब ओ वाओ दैट्स सुपर इजी, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। है ऐसा हो सकता है कि आपको सब इजी लगे? ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो मुश्किल होगा, कहीं ना कहीं आपको फंसोगे। तो फिर कुछ क्वेश्चंस आपको अभी से बता रहा हूँ, पेपर 2 में स्पेशली ऐसे मिलते हैं जिसमें कंटेंट लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसमें स्टूडेंट्स बहुत स्टक फील करते हैं कि यार इसमें कैसी लंबी कैसे करूं, लिखूं कैसे कंटेंट, ये इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। और ये प्रीटी नॉर्मल, दैट्स प्रीटी नॉर्मल। आपको बस फिर भी स्पीड रखनी होती है, इवन अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे हो, थोड़ा कम लिखा गया, कोई बात नहीं। ओवरऑल एग्जाम अच्छा करना होता है। अगर 4 क्वेश्चन हैं, उसमें से 3 आसान होंगे, एक मुश्किल होगा, ये तो नॉर्मल बात है। 20 मार्क आउट ऑफ 80 वुड बी टफ, सो इट्स ओके इफ यू फाइंड समथिंग टफ। सही है। डीमोटिवेट हो जाते हैं कुछ बच्चे और फिर वो पूरा पेपर खराब कर देते हैं। सही है। तो केस रीड करें। सही है। 90 मिनट्स में से 6-7 मिनट्स ऑफ फर्स्ट रीडिंग, 80 मिनट्स ऑफ योर राइटिंग टाइम, एंड देन फिर भी आपके पास 3-4 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उसमें आप जाहिर है कुछ केस भूल जाओगे, फिर केस पे वापस जाओगे 2-4 दफा आगे पीछे आप। तो उसके लिए एक्स्ट्रा जो बफर टाइम है वो 3 to 4 मिनट्स का हमारे पास होता है। सो केस का नाम है तंदीप, तंदीप टॉयज, टीटी। सही है। और एक और बात ये कि वही इसी तरह से आप केस रीड करो कि ये कोई रियल बिजनेस स्टोरी है, या कोई बिजनेस क्लाइंट है जो आपके पास आया है और आप हैं बिजनेस एडवाइजर। तुम लोग ये नहीं सोचना कि तुम एग्जाम देने गए हो, स्टूडेंट हो। तुम लोग ये सोचना कि तुम लोग जॉब पे गए हो, बिजनेस एडवाइजर हो तुम लोग, और तुमसे एक क्लाइंट मिलने आ रहा है, तुमने उसको अपॉइंटमेंट दिया है, और वो अपॉइंटमेंट है 1 hour 30 minutes का अपॉइंटमेंट, जिसमें वो तुम्हें अपनी स्टोरी पहले सुनाएगा। समझो कि रियल लाइफ बंदा तुम्हारे पास आ रहा है, वो अपनी स्टोरी तुम्हें सुना रहा है, और फिर तुम जो है ना वो स्टोरी सुन के उसके क्वेश्चंस के आंसर दोगे। समझ आया? सो दैट्स हाउ यू थिंक, व्हेन यू थिंक इन दैट डायरेक्शन, तो आपका आंसर रियल लाइफ फील के साथ होता है। तो इट्स नॉट जस्ट बुकिश, इट शुड बी लाइक यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द रियल बिजनेस, दैट्स हाउ इट शुड फील लाइक। सही है। टीटी, Tandeep is planning to set up a toy shop in country Z. He worked for a toy manufacturer. He worked for a toy manufacturer for 10 years. ये क्या भाई, 10 साल से लड़का जो है खिलौनों की दुकान पे नौकरी कर रहा था। सही है। Tandeep thinks he has enough knowledge of toys and customer needs to start his own business. सही है। Tandeep thinks he has enough knowledge of toys and customer needs to start his own business. सही है। तो कह रहा है कि अब मैं अपनी शॉप खोलना चाह रहा हूँ, 10 साल से नौकरी कर रहा था वही लड़का, और कंट्री जी में अपनी शॉप ओपन करना चाह रहा है। और ठीक है, एक्सपीरियंस तो होगा डेफिनेटली। अभी बेसिकली फ्रॉम अ जॉब ही इज विलिंग टू गो to entrepreneurship. He's willing to start up his own business. Tandeep plans to sell a large Tandeep plans to sell a large range of toys which will include products for all ages of children from babies through to teenagers. ठीक है भाई, छोटे बच्चों से लेके टीनेजर्स तक के सारे टॉयज बनाएगा इसने। बोला मैं he's planning to have a very large product portfolio. बड़ी फनी केस स्टडी, वैसे अच्छी है, अच्छा केस है। कुछ केसेस होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ होते हैं वो बहुत ही बोरिंग आ जाते हैं। बोरिंग केस आ जाते हैं ना तो फिर मज़ा नहीं आता रीड करने में, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग होते हैं, तो यू कैन एक्चुअली see what's happening. Tandeep plans to sell a large range of toys which will include products of all ages of children from babies through to teenagers. The toys will be well-known brands and aimed at higher income groups. इसकी target audience समझो, higher income groups. हम थोड़ा अमीरों को टारगेट करते हैं, higher income groups. This is the market segment that Tandeep plans to sells to. सही है। और the most popular product is likely to be toy cars. Tandeep is Tandeep also plans to sell Tandeep also plans to sell a range of accessories for babies such as push chairs, strollers, which he may have to import. Making sure there is inventory to always be demand is very important to the success of TT. ठीक है, ये लाइन समझ आई है?
मेकिंग श्योर देयर इज इनफ इन्वेंट्री। ये लाइन समझ आई ना? ये इन्वेंट्री इंश्योर करना कौन से डिपार्टमेंट का काम होता है, कोई बता सकता है? हमारे पास सिलेबस में 4 डिपार्टमेंट्स है ना, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड फाइनेंस। कैन समवन टेल मी ये इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करना कौन से डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एचआर की, मार्केटिंग की, ऑपरेशंस की या फाइनेंस की? तुक्के लगाएं जरा, बताएं मुझे। ये इन्वेंट्री मैनेज करना कौन से डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑपरेशंस। ये यूं भी सोच सकते हो कि इन्वेंट्री का चैप्टर तुम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, कौन सी यूनिट में पढ़ा है? अगर याद हो, यूनिट नंबर 4 में ये चैप्टर है इन्वेंट्री के बारे में, ऑपरेशंस के अंदर पढ़ा है। तो अगर कोई पूछे ना कि यार कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से डिपार्टमेंट की है, तो तुम लोग बस चैप्टर सोच लिया करो। अगर मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट की प्राइस सेट करना कौन से डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बताओ। एक प्रोडक्ट है, उसकी मुझे प्राइस सेट करनी है, तो उस प्राइस सेट करना कौन से डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बताएं, सब जवाब दोगे तो पता चलेगा। मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज मार्केटिंग मिक्स प्राइस हमने मार्केटिंग में पढ़ा है। समझ आए? इस तरह ट्रेनिंग अरेंज करना कौन से डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्रेनिंग्स अरेंज करना। इफ आई वांट टू अरेंज ट्रेनिंग्स, देन व्हाट डिपार्टमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज दोज ट्रेनिंग्स? बताओ। ह्यूमन रिसोर्स, एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट जो है वो ट्रेनिंग इंश्योर करता है एम्प्लॉयज को, क्योंकि एम्प्लॉय रिलेटेड है, जो भी एम्प्लॉय रिलेटेड है दैट्स एचआर। सही है? सो द पॉइंट इज, Tandeep also plans to sell a range of accessories for babies, such as pushchairs, strollers, which he may have to import. Making sure there is inventory to always meet demand is very important to the success of TT. सही है, इन्वेंट्री रिलेटेड कुछ बात चल रही है, और मैं लेफ्ट राइट पे जो है ना उसके जो की पॉइंट्स है केस के, वो मैं लिखता चला जाता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे पूरा केस ना पढ़ना पड़े। इफ आई जस्ट रीड दोज पॉइंट्स आई कैन जस्ट एनालाइज कि यार अच्छा, मुझे स्टोरी पूरी बार बार ना पढ़नी पड़े, मुझे सिर्फ जैसे पूरा मैच ना देखना पड़े, सिर्फ मैं हाईलाइट्स देख लूँ तो मुझे समझ आ जाए कि क्या स्टोरी में क्या था ना। इसलिए मैं जस्ट लेफ्ट राइट पे अपने की पॉइंट्स लिख रहा होता हूँ। आप लोग भी अपने केस पे लिख सकते हो। यू कैन राइट विद एनी पेन, एनी पेंसिल, वट एवर यू लाइक। सही है? अच्छा, फिर Tandeep has a loan of $40,000 from his family to invest in the business. He also want to set up as a private limited company. ठीक है, एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेटअप करना चाहता है, डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट करवाना चाहता है, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप पे ऑपरेट नहीं करना चाहता। ही इज लाइक जस्ट डायरेक्टली मैं अपनी कंपनी फॉर्म करूंगा, या उसको, उस बिजनेस को अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दूंगा, है ना, जिसके हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और बेसिकली कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स आप फिल इन करते हो, एंड यू देन मेक योर बिजनेस अ कंपनी, एंड व्हेन यू फॉर्म अ कंपनी देन उसकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो जाती है। देन ओनर एंड द बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज टू सेपरेट आइडेंटिटीज, उसको कहते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सही है? तो इसने सोचा है कि मैं डायरेक्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो फॉर्म कर लूंगा, एंड ही हैज अ लोन ऑफ 40,000 फ्रॉम हिज फैमिली टू इन्वेस्ट। ही नोज दैट ही विल नीड वर्किंग कैपिटल टू रन हिज बिजनेस। वर्किंग कैपिटल का मतलब पता है? वर्किंग कैपिटल वो फाइनेंस जो मेरा डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए होता है। जैसे अगर ये टॉय शॉप खोलेगा, तो टॉय शॉप में अपने अगर कोई स्टाफ रखेगा, उनकी सैलरीज देनी होंगी, उस दुकान का जिस शॉप जगह लेगा वो बेसिकली उसका रेंट देना होगा, फिर उस शॉप के लाइट्स, फैन, एसी, कुछ ना कुछ तो यूटिलिटीज होंगी, उन यूटिलिटीज की कॉस्ट आएगी, है ना, क्लीनिंग वगैरह की कॉस्ट आएगी, टॉयज पड़े होंगे तो कोई क्लीनिंग मटेरियल, शॉप का क्लीनिंग मटेरियल, कितने सारे खर्चे होंगे। तो उन सबको जो मैं अपने डेली एक्सपेंसेस को पे करने के लिए फाइनेंस रखता हूँ, उस फाइनेंस को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या एक बिजनेस के पास अ, अच्छा, should a business have sufficient working capital? Should a business have sufficient working capital to pay off their डे टू डे एक्सपेंसेस? क्या ये जरूरी बात है? अगर इसके पास इतना कैश भी ना हो कि वो अपने शॉप पे चीज़ें पे कर सके, रेंट टाइम पे पे कर सके, तो फिर मसले आना शुरू हो जाएंगे। फिर कोई ना कोई एम्प्लॉय को अगर टाइम पे नहीं पे कर सकेगा तो डीमोटिवेशन के मसले आ जाएंगे एम्प्लॉय के। रेंट टाइम पे नहीं पे करेगा तो वहां से फिर लैंडलॉर्ड के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। यूटिलिटीज टाइम पे नहीं करेगा तो फिर वही इलेक्ट्रिसिटी पे एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, फाइन कुछ लगते हैं जैसे एक्स्ट्रा पेमेंट, लेट चार्जेस जो होते हैं। सही है? तो बेसिकली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा ना। Tandeep has a loan of $40,000 from his family to invest in the business. He wants to set up as a private limited company. He knows that he will need working capital to run his business. He may offer credit to some customers for more expensive items such as nursery furniture.
Tandeep knows that there are several legal controls to protect consumers. Legal controls to protect consumers. Give me some examples. Now I want you guys to respond. कि ऐसे कौन से लीगल कंट्रोल्स होते हैं या ऐसे कौन से कानून है जो गवर्नमेंट बनाती है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स? कौन से एरियाज में प्रोटेक्ट करते होंगे? जैसे कोई मिसलीडिंग एड, नो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स ना हो, उससे रिलेटेड लॉज होते हैं। और कौन से एरियाज में कस्टमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप मिस कमिटमेंट्स ना कर रहे हो, जो क्वालिटी आप कमिट कर रहे हो वो क्वालिटी फिर आप डिलीवर करो, ये भी ज़रूरी है ना? और प्लस कुछ बिजनेसेस होते हैं जो वारंटी देते हैं, लेट्स से 1 साल की वारंटी है और इस तरह का जो सीन होता है। तो अगर उस सिचुएशन में कस्टमर अगर वारंटी क्लेम करता है, जैसे अगर मेरी एलईडी से मैंने खरीदी और ख़राब हो गई और मैं क्लेम करने जाता हूँ, तो नाउ द बिजनेस विल बी लीगली रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल दैट वारंटी पीरियड, बिकॉज उसने मुझे इनिशियली वारंटी सेल की थी। समझ आए? तो वो उसकी फिर अगर वो सैमसंग बाद में कहे कि नहीं हम नहीं कर रहे वारंटी, तो फिर आई कैन गो टू द गवर्नमेंट, आई कैन सू सैमसंग, तब वो फिर खुद सही करेगा। समझ आए? और लीगल इंफॉर्मेशन ऑफ डीमेरिट गुड्स, जो डीमेरिट सिगरेट्स के ऊपर स्मोकिंग किल्स लिखा हुआ, दैट्स आल्सो वन ऑफ द लीगल कंट्रोल। सही है? तो वही कह रहा है, तंदीप नोज देयर आर सेवरल लीगल कंट्रोल्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छी है इस मुल्क में। अगर आपने कस्टमर को पागल बनाने की कोशिश की तो गवर्नमेंट आपको पागल कर देगी, ऐसा सीन है। सही है? तो इसने सोचा हुआ है कि कस्टमर्स को क्रेडिट भी देगा। तंदीप हैज बीन लुकिंग एट लोकेशंस फॉर हिज टॉय शॉप। Tandeep has been looking at locations for his toy shop. He has identified 2 locations to choose between as outlined in Appendix 1. ठीक है, 2 locations इसने शॉर्टलिस्ट कर ली हैं बेसिकली। अपेंडिक्स 1 देखते हैं अभी वैसे, और क्या कह रहा है, एक और पैराग्राफ रीड करके अपेंडिक्स 1 पे जा रहा हूँ। Tandeep will need to recruit several employees to work in his shop. He plans to recruit a shop manager and 5 sales assistants. ठीक है भाई, लड़का 6 बंदे रख रहा है एक साथ। Tandeep will carry out all the administration. As part of the recruitment process, he will need to produce job descriptions, job specifications, and then shortlist applicants. ठीक है, बेसिकली वही रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस सुना रहा है कि अगर ये तंदीप एम्प्लॉयज रखना चाहता है, एक फैक्ट्री मैनेजर रख रहा है और 5 सेल्स असिस्टेंट रख रहा है, तो इसके लिए डेफिनेटली जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब भी हमें पता है ना, जिसमें वो in which Tandeep will list down all the responsibilities, all the tasks जो कि एक एम्प्लॉय को करना होंगे। जैसे अगर टॉय शॉप में बताओ, चलो बताओ यार, एक आइडिया दो मुझे कि अब अगर तुम तंदीप हो तुम तंदीप हो, सही है, और अब तुम जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहे हो, तो टेल मी व्हाट विल यू राइट? जैसे क्या लिखेंगे एक टॉय शॉप? बी क्रिएटिव, देखता हूँ क्या काम करने होंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूंगा मैं? मतलब व्हाट शुड आई राइट? क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या बताऊंगा उसमें? पता है कि आपकी टाइमिंग्स कितनी होगी? सुबह लेट्स से अगर 9 बजे 10 बजे शॉप खुलेगी, रात को 8 बजे तक 7 बजे तक, तो टाइमिंग्स लिखे हुए होंगे। फिर इसके बाद सप्लायर से कभी शायद स्टॉक वगैरह की कोई बात करनी होगी। सेल्स असिस्टेंट्स हैं तो कस्टमर डीलिंग करनी होगी, काम बताने होंगे ना सारे, कि क्या क्या काम कस्टमर डीलिंग करनी होगी। पेमेंट मेथड भी लिखा हो सकता है कि शायद कमीशन पे पेमेंट होगी, भाई जितनी ज़्यादा आप सेल्स करेंगे उतनी ज़्यादा आपको हम पेमेंट कर रहे होंगे। पेमेंट का कुछ भी अरेंजमेंट लिखा हो सकता है। जॉब स्पेसिफिकेशन पे क्या होता है पता है? जॉब स्पेसिफिकेशन पे वो सारी चीज़ें जो पर्सन रिलेटेड है। अब जैसे सेल्स मैन ये देख रहा है, सेल्स असिस्टेंट्स देख रहा है, तो उसमें प्रॉबली मार्केटिंग में बैचलर्स होना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग जो पढ़ते हैं वो फिर सेल्स का काम और करते हैं। सही है? या मे बी 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सेल्स मैन और अ सेल्स वुमन समवेयर। समझे? अब जो भी बंदे से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑल द डिटेल्स अबाउट द पर्सन हु वांट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब विल बी रिटन डाउन इन दिस जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब समझाऊंगा मैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, बंदे के बारे में जो कहानी लिखूंगा वो लिखूंगा जॉब स्पेसिफिकेशन में। एंड देन ऑब्वियसली पीपल वुड अप्लाई, पीपल वुड सेंड मी इन देयर सीवीज probably, and then I'll just look at the CVs, I might call them for the interview, and then फिर मुझे किसी ना किसी को सेलेक्ट या फिर बाकियों को रिजेक्ट करना होगा। सही है ना? पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी आई एम श्योर कि आपने से रिवाइज हो गया। अच्छा, फिर इसके पास 2 लोकेशंस हैं, 2 possible locations for तंदीप शॉप, लोकेशन ए एंड लोकेशन बी। लोकेशन
ए का क्या सीन है? द शॉप इज लोकेटेड इन अ पॉपुलर शॉपिंग मॉल इन द सिटी सेंटर। द शॉप इज लोकेटेड इन अ पॉपुलर शॉपिंग मॉल इन द सिटी सेंटर। समझो कि ये कोई डॉल्मेन मॉल टाइप जगह पे कोई शॉप है। पार्किंग इज एक्सपेंसिव एंड द रेंट इज हाई। द मॉल इज ओपन फ्रॉम 8 to 22, सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक एवरी डे। देर आर सेवरल अदर टॉय शॉप्स लोकेटेड इन द मॉल एज वेल एज बैंक्स, अ सिनेमा एंड चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड। ओए होए, मतलब फुल फ्लेज्ड एक प्रॉपर शॉपिंग मॉल टाइप चीज है, कोई ग्रैंड मॉल है जिसमें महंगी शॉप है लेकिन गुड सीन है, ठीक है। मतलब इट्स अ डेवलप्ड लोकेशन, इट्स अ फुली मार्केट प्लेस, अच्छी मार्केट प्लेस है। और लोकेशन बी क्या कह रहा है? द शॉप इज लोकेटेड ऑन अ बिजी स्ट्रीट इन अ लोकल टाउन। देर आर मेनी अदर शॉप्स एंड अ स्ट्रीट मार्केट इन द एरिया। देर आर मेनी अदर शॉप्स एंड अ स्ट्रीट मार्केट इन एन एरिया। Local people frequently visit the shopping area to buy food. Local people frequently visit the shopping area to buy food. Parking is always available and is free. The rent is low. There are no other toy shops in the town. तो ये भाई ये भी शॉप सस्ती होगी, मुनासिब बजट में मिल जाएगी। और बाकी ये कि आवाम जो है वो ज़्यादातर इस एरिया में खाने के लिए आती है। तो टॉय शॉप मुश्किल है ऐसे लग रहा है, लेकिन फ़ायदे भी नज़र आ रहे हैं, प्रॉब्लम भी नज़र आ रहे हैं। क्लियरली फ़ायदे नज़र आ रहे हैं ना, कि इट माइट बी वेरी चीप, बिजी एरिया है तो काफ़ी आवाम होगी, और पार्किंग फ्री है तो कस्टमर्स माइट एक्चुअली वैल्यू फ्री पार्किंग। और रेंट भी लो है तो शुरू में क्योंकि पहली दफ़ा शॉप ओपन कर रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, तो थोड़ा सा चलना शुरू में आसान होगा, क्योंकि ज़ाहिर है शुरू में कस्टमर्स भी नहीं आएंगे इतना आसानी से, तो कस्टमर्स नहीं आ जाएंगे। तो फिर इनिशियली अगर आपका रेंट बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर आपके लिए चलना मुश्किल होता है, क्योंकि रेंट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। और अगर आप फिर शुरू में कस्टमर्स भी नहीं है और प्रॉब्लम भी है और क्रेडिट भी देगा इसने कहा था, तो फिर जाहिर है जितना कस्टमर्स को आप उधार भी देते हो उतना आपकी फिर खुद की वर्किंग कैपिटल पोजीशन वीक होती है ना, आपका खुद का पैसा फंसता है आप जितना उधार देते हो। क्योंकि अगर आपने उसको टॉय सेल किया और उसने पैसे भी नहीं दिए तो सोचो ना, अभी वेट करना पड़ेगा, उससे 2 महीने बाद पैसे आएंगे अगर। तो जितना मैं क्रेडिट भी देता हूँ उतना मेरा फिर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है, इसको कहते हैं ब्लॉक। सही है। तो खैर इसमें फिर रेंट कम है तो थोड़ा सा कॉस्ट या मे बी वर्किंग कैपिटल के परस्पेक्टिव से काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और इतना कोई कंपटीशन भी नहीं है। सही है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि फिर तुम लोगों को कौन सा लग रहा है वैसे, लोकेशन ए सही होगी लोकेशन बी? व्हाट वुड यू सजेस्ट? लोकेशन ए सजेस्ट करेंगे या हम लोकेशन बी? वैसे ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा इसका 12 मार्कर कि बताओ भी लोकेशन ए पे जाना है लोकेशन बी पे जाना है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ ए, आई थिंक ए ज़्यादा बेहतर लग रही है। हाँ गुड, बिकॉज ही इज टारगेटिंग हायर इनकम ग्रुप्स। वैसे इसकी क्योंकि टारगेट ऑडियंस इसकी कौन थी? हाई इनकम कस्टमर्स थे ना, तो फिर लोकेशन बी पे तो वो लोग, मतलब उसको ऑडियंस उस तरह की नहीं मिलेगी प्रॉब्ली, बिकॉज व्हाट इज ट्राइंग टू सेल। और अपेंडिक्स 2 क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन ऑन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मेरा प्रोडक्ट बनने से लेके, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचेगा कैसे, फ्रॉम द डे इट इज प्रोड्यूस्ड टिल द डे इट रीचेज द फाइनल कंज्यूमर। जैसे अगर कोई मुझे अगर कोई जूस, नेस्ले का कोई जूस चाहिए, आई जस्ट गो टू द शॉप, कोई भी नियर बाय शॉप पे जाऊंगा और वहां से मैं जूस परचेज कर लूंगा। लेकिन वो शॉप तक पहुंचाने का जो काम है, सोचो ना, नेस्ले ने कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए होंगे कि वो इतना बड़ा उनका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने हर जगह अपने नेस्ले के जूसेस पहुंचा दिए हैं। हाउ माई प्रोडक्ट, क्योंकि फैक्ट्री तो नहीं चला जाऊंगा ना, मुझे जूस चाहिए होगा तो मैं नेस्ले की फैक्ट्री नहीं जाऊंगा, आई विल गो टू माई नियर बाय प्लेस। तो Nestle will have to ensure that they distribute those products, all of their products to every place where the customers want to buy. तो ये एक बड़ा डिसीजन होता है। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन ऑन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टॉय कार्स, ठीक है, देखते हैं क्या सीन है। यूनिट कॉस्ट ऑफ टॉय कार, होलसेलर इन कंट्री जी, मैन्युफैक्चरर इन कंट्री जी। अच्छा, एक ऑप्शन ये है कि हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदें। मैन्युफैक्चरर वो इंसान होता है जो कि टॉयज जो खुद फैक्ट्री होगी जिसकी, जो बना रहा होगा। होलसेलर वो होता है जो बेसिकली बल्क में सामान खरीदता है और फिर बल्क में सेल करता है। समझो, अगर यूँ एक छोटी सी एग्जांपल सुन लो, आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। अगर एक मैन्युफैक्चरर है, बिस्किट का मैन्युफैक्चरर है, सुपर बिस्किट बनाता है। अब ये मुझे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, वो फिर बड़ी क्वांटिटी में डील करते हैं। वो बेच रहा है मुझे 500 ट्रक्स,
अब इतना तो हम घर के लिए तो नहीं खरीद सकते डायरेक्टली 500 ट्रक सुपर बिस्किट। तो अब वो फिर होल सेल बिजनेसेस खरीदते हैं, वो बल्क में खरीदते हैं। होलसेलर जो है वो एक साथ बड़ा बड़ा जैसे 200 ट्रक्स 300 ट्रक्स एक साथ वो परचेज करते हैं, और फिर वो छोटे छोटे रिटेलर्स को डजन्स के हिसाब से, जैसे वो एक बंदे को 24 बॉक्सेस ऑफ सुपर बिस्किट चाहिए, दूसरी शॉप वाले को 100 बॉक्सेस चाहिए, तीसरी रिटेलर को 500 बॉक्सेस चाहिए। अब वो रिटेलर्स फिर होलसेलर से खरीद लेता है। यानी कि मैन्युफैक्चरर बहुत बल्क क्वांटिटी में होलसेलर्स को बेचता है, और फिर होलसेलर्स उस बल्क को ब्रेक करने का काम करता है। फिर बहुत सारी जो आसपास छोटी मोटी दुकानें में नजर आती हैं रिटेलर्स, फिर वहां पे जाते हैं हम जैसे लोग, हम जैसे कस्टमर्स, और वहां से कोई एक बिस्किट दो बिस्किट खरीद के खा रहे होते हैं। समझा? तो ये पूरी चेन है ना, हाउ द प्रोडक्ट रीचेस फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल कंज्यूमर। सही है। तो अब अगर हम, मैं अगर बिस्किट्स का काम कर रहा हूँ, अब लास्ट बात एक और चीज समझ आ जाएगी कि अगर अब मैं बिस्किट्स का बिजनेस कर रहा हूँ तो एक ऑप्शन ये है कि मैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदूं, लेकिन अब वो मैन्युफैक्चरर तो बहुत बल्क में देता होगा। या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं किसी होल सेलर से खरीद लूँ जो मुझे छोटी क्वांटिटी में दे देगा सामान, लेकिन ऑब्वियसली वो भी कमीशन रखेगा। लेकिन अगर अब ये देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। हाँ? अभी हम टॉय कार्स की बात कर रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम होल सेलर से खरीदें जो हमें प्रॉबेबली छोटी छोटी क्वांटिटीज में दे देगा, या हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदें। मैन्युफैक्चरर से अगर खरीदते हैं तो वो शायद मुझे सस्ता देगा, लेकिन वो बहुत बल्क में और बड़ी क्वांटिटी में देगा, और दूर भी होते हैं अक्सर मैन्युफैक्चरर्स। तो अगर होल सेलर से खरीदता हूँ तो एक मुझे $15 की कॉस्ट आएगी गाड़ी की, और अगर मैं मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली खरीदता हूँ तो मुझे गाड़ी की कॉस्ट आएगी $5। ओए होए, इतना बड़ा फर्क है यार। देख रहे हो? इतना क्यों? होलसेलर कमीशन रख रहा होगा क्या? क्या सीन है? होलसेलर इतना क्यों महंगा बेच रहा है भाई? क्योंकि होलसेलर भी कमाने के लिए बैठा है, और होलसेलर की भी स्टोरेज कॉस्ट होती होगी, वो इतना सारा स्टॉक लेके बैठा होता है। तो उनकी ज़ाहिर है सिर्फ गाड़ी की कॉस्ट नहीं होती, बाकी स्टोरेज भी होता है, और भी खर्चे होते हैं। तो और बाकी क्या कह रहा है, डिलीवरी टाइम फॉर ऑर्डर्स, मैन्युफैक्चरर इज गोइंग टू डिलीवर इन 4 वीक्स वेयर एज होलसेलर विल डिलीवर इन जस्ट 1 डे। इसको कहते हैं लीड टाइम, अगर ये वर्ड याद हो कि हमारा सप्लायर कितने दिन में हमें स्टॉक डिलीवर कर देता है। तो होलसेलर से खरीदता हूँ तो एक दिन में मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरर से खरीदता हूँ तो 4 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। और मिनिमम क्वांटिटी दैट मस्ट बी ऑर्डर्ड 10 यूनिट्स एंड 1000 यूनिट्स, आई हैव टू ऑर्डर 1000 यूनिट्स। एंड इफ आई ऑर्डर विद द मैन्युफैक्चरर, जाहिर है फिर वो बल्क में बेचेगा तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी मांगनी पड़ेगी। एंड ट्रेड क्रेडिट, होलसेलर मुझे 1 महीने का उधार देगा, और होलसेलर मुझे 1 मंथ तक का उधार देगा, और मैन्युफैक्चरर मुझे 3 मंथ्स तक का क्रेडिट ऑफर करेगा। तो जाहिर है क्रेडिट जितना ज़्यादा मिल रहा होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट भी इन्वॉल्व होगा। अब डेफिनेटली इसमें एक और क्वेश्चन भी आने लगा है, आई एम श्योर, कि बताओ भी होलसेलर से खरीदना है या मैन्युफैक्चरर से, और हमें दोनों साइड्स पे बात करनी होगी और फिर कोई एक सजेस्ट करना होगा। लेकिन लेट्स सी। सही है। कैश क्या दिया हुआ है, कैश फ्लो फोरकास्ट द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग फॉर टीटी। सो कैश फ्लो फोरकास्टिंग भी कर ली है भाई तंदीप ने, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, सो दिस इज द 6 मंथ्स ऑफ फोरकास्ट। कैश सेल्स अगर हम चेक करें तो कैश सेल्स फर्स्ट मंथ में स्लो हैं, फिर नवंबर और दिसंबर में ही इज एक्सपेक्टिंग a significant increase in cash sales. I don't know why. रेंट एंड वेजेस अगर हम देखें तो रेंट एंड वेजेस इसका जो फोरकास्ट में है वो है $500 थ्रू आउट। Purchases of inventory in the first month he is going to spend $300 on inventory, and the remaining, फिर ये हर महीने आई थिंक पहले महीने ज्यादा इन्वेंट्री लेके डाल देगा और फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके, ये प्लान है। एंड इन द फर्स्ट मंथ शॉप इक्विपमेंट भी खरीदना होगा, जाहिर है इनिशियली इन्वेस्टमेंट आएगी ठीक ठाक। और नेट कैश फ्लो 40,200, और ओपनिंग, ये इसने बताया था ना कि लोन है इसके पास किसी फैमिली मेंबर का, ऊपर केस में बताया था इसने 40,000 का लोन है। कहाँ बोला था इसने? एज अ लोन ऑफ 40,000।
तो 40,000 लोन के ऊपर इसने, ओपनिंग बैलेंस था इसके पास 40,000, तो अब क्लोजिंग बच जाएगा $200 नेगेटिव, क्योंकि आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है। फिर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ -200 इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अगस्त, एंड देन फिर सारी वर्किंग्स आ गई। और सही है वैसे, क्लोजिंग अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना, -200, +200, +600, +1000, +2400, +3800। सो इट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड ओवरऑल। फोरकास्ट के हिसाब से कैश फ्लो पोजीशन बेहतर हो जाएगी इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। लेकिन अभी ये फोरकास्ट है, ऑब्वियसली 100% इसमें एक्यूरेसी कोई नहीं गारंटी कर सकता। और प्लस इसने कुछ ना कुछ वर्किंग्स की होंगी, कुछ ना कुछ रिसर्च किया होगा अपनी, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बंदा है, 10 साल एक्सपीरियंस है जॉब की है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के इसने फोरकास्टिंग की होगी। लेकिन स्टिल फोरकास्टिंग कैन गो रॉन्ग, स्टिल थिंग्स कैन हैपन, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो जाते हैं, फ्यूल प्राइसेस में मसले आ जाते हैं। तो चेंजेस तो खैर बहुत सारे आ सकते हैं, बट ही मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट कि वो फोरकास्टिंग करके, ताकि पता हो ना इसको कि क्या शुरू में वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा, कैश फ्लो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, फिर वो डिसीजंस भी उस हिसाब से बेहतर ले सकते हैं। दैट्स व्हाई ही मस्ट हैव मेड कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर हिज बिजनेस विच इज टीटी, तंदीप टॉयज। ठीक है, मैं रुक रहा हूँ, बल्कि आप एक काम करो, एक दफ़ा इसको है ना प्रॉपरली वापस से रीड आउट कर लो एक दफ़ा, मतलब जस्ट ऊपर ऊपर से एक दफ़ा देखो, ताकि केस फ्रेश हो जाए। मेक योर पॉइंट्स टू इफ यू वांट। 5 मिनट लगाओ।